हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। और आज हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी का एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, फेडरलिज्म नाम है। उसका नाम क्या है, फेडरलिज्म। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर था, क्या था नाम था उसका, पावर शेयरिंग। उसको हम लोग कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या देखेंगे, 30 से 32 मिनट या 35 मिनट में इस पूरे चैप्टर को एक फॉर्म ऑफ क्या करेंगे, समरी देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस ये जो फॉर्म समरी रहेगा वो ऐसे नहीं कि हम भगा भगा के पढ़ाएंगे। इसमें क्या रहेगा कि आपको अच्छे से डिटेल्ड में आपको बताएंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और ये इसका मतलब कि हिसाब किताब क्या है, ये आपको देखना, ठीक है ना। तो इससे पहले जो चैप्टर था जिसमें पावर शेयरिंग आपको बताया गया था, उसमें दो केस पढ़ाया गया था। एक केस किसका था, बेल्जियम कंट्री का, और दूसरा केस किसका था, वो था श्रीलंका का। किसका था, श्रीलंका का। तो अगर दोनों का केस आपको याद होगा तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग एथनिसिटी के लोगों के पास क्या होता है कि अलग अलग मेजोरिटी होता है, और सब लोग क्या चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में रहे। लेकिन फेडरलिज्म और कंट्री तो ऐसे काम नहीं करेगा कि जिसके पास जितना लोग रहेगा उसके पास ज़्यादा पावर रहेगा। अगर ऐसे काम हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी वाला अपना ध्यान रखेगा और माइनॉरिटी का कोई ध्यान ही नहीं रखेगा, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो पावर होता है वो क्या होता है, सबके हाथों में होना चाहिए, ताकि सबका क्या हो, कल्याण हो, और जन कल्याण के लिए काम हो, और जो गवर्नमेंट हो वो सबके कल्याण के लिए काम करे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा कि जो फेडरलिज्म है उसका मतलब ये होता है कि जो पावर है, समझ में आ रहा है ना, जो पावर है वो सबके बीच में थोड़ा थोड़ा बटा होना चाहिए, ताकि पावर किसी एक के हाथ में कंसंट्रेटेड ना रहे और उस कंसंट्रेशन की वजह से अराजकता ना फैले, ठीक है। आपको आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पावर डिवीजन का बात करते हैं, पावर है जो डिसेंट्रलाइजेशन का बात करते हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट हो वो क्या हो, अलग अलग फॉर्म का गवर्नमेंट हो, जिसमें हम लोग क्या करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, और लोकल बॉडीज भी हो सकता है, जिसके बीच में क्या हो कि पावर डिवाइडेड होगा, ठीक है। या हो सकता है कि मान लीजिए कि ये जो पावर है वो क्या हो, और भी अलग अलग ग्रुप के साथ क्या हो, जुड़ा हुआ हो, उसमें बटा हुआ, ठीक है ना, ताकि सबका जो पावर है वो अलग रहे और लोगों का जो देखभाल हो, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो अच्छे से निर्वहन हो, ठीक है ना, उसको अच्छे से कैरी आउट किया जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इस जो पूरा लाइन है उसमें यही है कि फेडरलिज्म क्या होता है, और श्रीलंका का और बेल्जियम का जो पिछले चैप्टर में जो केस था उसी के विषय में डिस्कस किया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो एक ना एक दिन जो माइनॉरिटी है और मेजोरिटी है उसके बीच में क्या होगा कि क्लैश होगा, जिसके कारण क्या होगा कि कंट्री चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे से, ठीक है। कि ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक प्रोविंस है, यानी कि कोई स्टेट है, ठीक है ना, और उस मतलब जो कंट्री, कोई कंट्री जिसमें ढेर सारा स्टेट है और उसमें क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जरूरी है, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सब नॉलेज हो कि किसी स्टेट में क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी स्टेट में अलग प्रॉब्लम हो, किसी स्टेट में अलग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पावर सेंट्रल से छीन के क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन के हम किसको देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देते हैं, ताकि क्या हो, ये जो ताकि क्या हो ना कि जो प्रॉब्लम जो सॉल्विंग हो वो क्या हो, बहुत इफिशियंट हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर हम सबको पावर देते हैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग लेवल पे, तो उसके कारण क्या होगा कि अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा इफिशियंट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि की फीचर क्या है, फेडरलिज्म का की फीचर क्या है, यानी कि मेन चीज़ क्या है इसका। तो सबसे पहले समझिएगा कि फेडरलिज्म का मेन फीचर ये है कि एक या सॉरी दो या दो से अलग अलग लेवल का गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि पावर हो वो किसी एक ही के हाथ में कंसंट्रेटेड ना रहे। यानी कि दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट रहता है तो उसके कारण क्या होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि लोगों के हाथ में जो पावर जाता है तो अच्छे से काम हो पाता है, ठीक है। दूसरा क्या हो, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। बोलते ये हैं कि जरूरी नहीं है कि अलग अलग सिटीजन पे अलग अलग गवर्नमेंट है जो काम करता है, यानी रूल करता है। मान लीजिए कि बिहार पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रहा है, ठीक है ना। या फिर दिल्ली पे क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रहा है और दिल्ली का अलग जो सरकार है वो भी रूल कर रहा है, ठीक है ना। तो एक ही सिटीजन पे दोनों को रूल करना है और म्यूनिसिपल को भी रूल करना है, ठीक है ना। लेकिन जो उनका जुरिडिक्शन है
यानी जो उनका एरिया है रूल करने का वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ताकि दोनों के बीच में क्या है, क्लैश ना हो। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखे कि देखो सारे स्टेट का जो एजुकेशन का भार है वो हम देखेंगे, बाकी जो अंदर का जो पुलिस है वो तुम देखो, ठीक है ना। तो पुलिस जो जो भी करेगा वो किसके अंडर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अंडर आएगा, और एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी फैसला लेना रहेगा वो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक है ना। उसके कारण क्या होगा कि दोनों गवर्नमेंट के बीच में क्लैश नहीं होगा। आगे देखते हैं। The jurisdiction of respective level and tier of government are specified in the constitution, so the existing authority of each the government is constitutionally granted। बोलते हैं कि जो jurisdiction है कि उनका जो एरिया है कि कौन से रूल काम करेंगे, कौन से फील्ड में कौन सा डिसीजन लेगा, ये किसके द्वारा कंसिडर किया जाता है, किसके द्वारा ये अथॉरिटी दिया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। तो अगर मान लिया किसी तरह का दोनों के बीच में मतभेद होता है तो उस हिसाब से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है कि जुरिडिक्शन किसका है, उसके हिसाब से उसको काम कराया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ गवर्नमेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बोलते हैं कि मान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना रहा, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बोथ लेवल का जो गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट का क्या होता है, मंजूरी लगता है, तब जाके क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, यानी संविधान में कुछ चेंज होता है, ठीक है। आगे है कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ। बोलते ये है कि अब जो कोर्ट है ना उसके पास ये पावर होता है कि वो चेक एंड बैलेंस बनाए रखे, ठीक है ना। मान लीजिए कि अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है कि अगर क्लैश होता है पावर को लेके तो उसको सॉल्व कौन करेगा, कोर्ट सॉल्व करेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब बोलते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सोर्स ऑफ जो टैक्सेशन है, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो अलग अलग गवर्नमेंट का अपने से स्पेसिफाइड रहेगा, ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसा आता रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसा आता रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफ गार्ड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects of crucial for the institution and the practice of federalism. Government at different levels should agree to the same rule of the power sharing. They should not, they should also trust that each would abide by its part of agreement. आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट लिव टुगेदर। बोलते हैं कि सबसे पहले जो फेडरलिज्म फेडरल सिस्टम है उसके कारण क्या होता है कि एक तो कि जो कंट्री का जो यूनिटी है और जो कंट्री का जो सेफ गार्ड है वो बना रहता है। दूसरा चीज़ क्या है कि अलग अलग रीजनल डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट से देखते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बहुत इफिशिएंटली काम करता है। दूसरा चीज़ क्या है कि किसी भी फेडरल गवर्नमेंट को काम करने के लिए दो चीज़ जरूरी है। पहला क्या है कि उनको म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि एक बीच में आपस में सहमति बना ले कि हाँ भाई हम इस काम को अंजाम देंगे, हम इस काम को करेंगे और इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। नेक्स्ट देखिएगा। Exact balance of power between central government and state government varies from each one to federation to another, and this balance depends mainly on the historical। बोलते ये है, देखिए समझिएगा कि अब ये जो फेडरल सिस्टम है किसी भी कंट्री का वो काम कैसे करता है। ये काम ये करता है कि कितना पावर किसको दिया जाएगा। समझ में आपको, सुनेगा ध्यान से, हम ये बोल रहे हैं कि कितना पावर किसको दिया जाएगा, यानी कि कितना पावर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कितना पावर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये डिसाइड करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये क्या होता है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट के पास और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कैसे ये काम करता है, उसका हिस्ट्री क्या है, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अब देखिएगा ये जो सोवरेनिटी वाला जो पार्ट है, यानी कि समझ लीजिए कि जो अलग अलग कंट्री जिसमें स्टेट होता है और अलग होता है, वो डिपेंड ऐसे करता है कि वो दो तरह का कंट्री होता है। जैसे पहले तो ये होता है कि एक कमिंग टुगेदर कंट्री होता है, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टेट, छोटा छोटा स्टेट मिलके, छोटा छोटा कंट्री मिलके क्या बोलता है कि हम मान लीजिए कि एक ये छोटा कंट्री, ये छोटा कंट्री, ये छोटा कंट्री है, और तीनों एग्रीमेंट करता है कि भाई हम तीनों क्या रखेंगे, एक साथ रहेंगे। और अब क्या करता है, तीनों एक अलग तरह का क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है ना। तो इसमें इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं
कि कमिंग टुगेदर बोलते हैं, जिसमें अलग अलग कंट्री एक साथ आता है और काम करने के लिए राजी होता है। जिसका एग्जाम्पल क्या है कि यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सब स्टेट के पास अपना अपना पावर होता है, ठीक है, और स्टेट के पास ये मर्जी होता है कि वो सेंट्रल का बात माने या ना माने, ठीक है ना। लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर कंट्री होता है, अब पहले समझिएगा कि कंट्री दो तरह का है। एक कंट्री क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया एक साथ काम करने लगा, बोले कि हम तीनों एक साथ काम करेंगे, और क्या होना चाहिए कि हम जब एक साथ काम करेंगे तो हमारे बीच में जो टैक्स लग रहा है या फिर जो ट्रेड वगैरह लग रहा है उसको हम कम करेंगे, जिससे हमारा विकास ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान कुछ करना चाहता है तो इंडिया उस पर दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि वो कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैसा फॉर्म ऑफ फेडरेशन है, वो कमिंग टुगेदर है, सब एक साथ आए अपने मर्जी से, और वो चाहे तो एक साथ रह भी सकता है, एक साथ नहीं भी रह सकता, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। और दूसरा क्या हुआ कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होगा, जिसमें क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए कि जो इंडिया में ढेर सारा स्टेट है, ठीक है ना, तो अगर दिल्ली कुछ अपने मन से करना चाहे तो जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगा वो अपने नहीं कर सकता, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि दिल्ली अपने भाग रहा है और इंडिया अपने चल रहा है, ठीक है ना, बिहार अपने भाग रहा है, बाकी स्टेट अपने भाग रहा है, वैसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगा वही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ को नकार देता है तो वो काम नहीं होगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जितना भी कोशिश कर ले, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, सेंट्रल बॉडी ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं आपको कि इंडिया को ऐसा क्या बात है, इंडिया में ऐसा क्या बात है जो उसको फेडरल कंट्री के रूप में बनाता है, ठीक है ना। हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया में ऐसा कौन सा बात है जो इसको क्या बनाता है, एज अ फेडरल कंट्री के रूप में इसको दर्शाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो समझिएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे ही इंडिया में इंडिपेंडेंस हुआ तब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। और इंडिया को क्या क्या डिक्लेयर किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया है वो क्या हुआ, कमिंग टुगेदर वाला नहीं है, वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर वाला, यानी कि इंडिया में छोटा छोटा स्टेट को डिवाइड किया जाएगा और ताकि जो रूल हो वो क्या हो, आसान हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और जो इंडियन यूनियन है वो किस चीज़ को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि इंडिया में अलग अलग टीयर का, बेसिकली 2 टीयर का गवर्नमेंट है। कितना है, 2 टीयर सिस्टम गवर्नमेंट है, जिसमें कि एक लेवल पहला हुआ और दूसरा लेवल दूसरा हुआ, ठीक है ना। ये नहीं समझिएगा, जो पहला लेवल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। और जो सेकंड वाला है वो क्या है, वो है स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको प्रोविंस गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो कितने तरीके का है, 2 तरीके का। पहला कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझिएगा ध्यान से कि जो जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। और जो जो काम स्टेट गवर्नमेंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और कंकरेंट क्या होता है कि एक ऐसा काम जो कि दोनों कर सकता है, दोनों का उसमें क्या होता है कि दोनों का काम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन कौन से चीज़ों पर डिसीजन ले सकता है। तो डिसीजन क्या है कि वो डिफेंस पे ले सकता है, कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम है, जो आर्मी है, उस पर क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम कर सकता है, उस पर डिसीजन ले सकता है, स्टेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स यानी कि जो दूसरे देशों से जो संबंध है, जैसे इंडिया का जो संबंध है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, अमेरिका के साथ, ये सब जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, मोदी जी, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मेन वाला आदमी, ठीक है। दूसरा क्या है, बैंकिंग, जो कम्युनिकेशन और करेंसी है, ठीक है ना। जो बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन, जो दूरसंचार वगैरह होता है, ये सब जो सिस्टम लेगा, ये सब जो अधिकार लेगा, ये सब जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, वो लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा चीज़ समझिएगा कि ऐसा हमको क्यों चाहिए, इन सब चीज़ों पे हमको क्या चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों इसमें दिया गया है, क्योंकि इस पे जो भी हमको लॉ चाहिए, जो भी पॉलिसी चाहिए, जो भी हमको कानून चाहिए, वो पूरे देश के लिए क्या होना चाहिए, समझ लिए कि पूरे देश के लिए कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता है तो बाकी स्टेट क्या हो जाएगा, उससे दिक्कत पहुँचेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लिस्ट। A state list contains subject of a state local importance such as police, trade, commerce, agriculture, irrigation. These state alone can make law relating to a subject mentioned in the state list. अब समझिएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किन किन चीज़ों पे अपना डिसीजन ले सकता है। वो पुलिस पे ले सकता है, ट्रेड पे ले सकता है, कॉमर्स पे ले सकता है, और एग्रीकल्चर पे और इरीगेशन पे ले सकता है। ये सब जितना भी आपको बताया कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरीगेशन, ये सब क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अकेले इस पर डिसीजन ले सकता है
और क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो ये पाँचों छः जो ये फील्ड है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कनकरेंट लिस्ट। includes subject of common interest by both Indian government and state government, such as education, forest, trade, union, marriage, adoption, succession. Both union as well as the state government can make their law on the subject mentioned in this list. Their law conflict with each other and the law awarded by union government will prevail. अब बताते हैं आपको कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि क्या है कि वो स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर फैसला ले सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फॉरेस्ट है, क्या है, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के विषय में स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है, एजुकेशन के विषय में स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकता है, ट्रेड के विषय में स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है कि डिसीजन ले सकता है, ठीक है। जैसे मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया और सक्सेशन हो गया, ये सब पे क्या कर सकता है कि दोनों लोग डिसीजन ले सकता है। आप समझिएगा ध्यान से। एक और पॉइंट है कि अच्छा मान लीजिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग कानून बनाया किसी चीज़ पे और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया कि अलग कानून बनाया, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उसी कानून को मेंशन किया जाएगा, उसी कानून का है जो क्या रहेगा कि वैल्यू रहेगा, जो कि कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, मेन है, ठीक है। अब समझिएगा, आगे समझिएगा कि कुछ कुछ स्टेट है, जैसे मान लीजिए कि जितना भी लॉ कानून बनता है वो पूरे देश के लिए क्या होता है, सबके लिए बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग जैसे क्यों होता है इक्वल, क्योंकि हम लोग कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ स्टेट है जैसे कि नागालैंड हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनका जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। हिस्ट्री क्या है, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस था तो इनका इंडिया में मिलना और इंडिया का पार्ट होना वो एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। उसके कारण क्या है कि इनको कुछ स्पेशल क्या मिलता है, इनको कुछ स्पेशल पावर मिलता है, साथ ही साथ इनको क्या मिलता है कि कुछ ऐसा कंडीशन है, ऐसा इनका सोशल प्रॉब्लम है, ऐसा इनका हिस्ट्री, जिसके कारण क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको थोड़ा बहुत अलग पावर मिलता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए कि जो कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे कि असम क्या कर सकता है कि अपने डिफेंस पे खुद कानून बना सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको क्या है स्पेशल पावर है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कुछ कुछ क्या है कि कुछ ऐसे आप समझिएगा कि कुछ क्या है, यूनियन टेरिटरी है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका काम चलता है, वो एज अ अकेले सिंगल काम नहीं करता, उस पर किसका राज चलता है, वो राज चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दिस पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बेसिक टू स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस दिस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। द पार्लियामेंट कैन नॉट on its own change this arrangement. Any change to it has the first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority and it is ratified by the legislature or least half of the total state. हम ये बोलते हैं कि अगर किसी तरह का संविधान में कोई चेंज रहा, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों से क्या करना पड़ता है कि बिल पास करवाना पड़ता है। और कितने लोगों से बिल पास करवाना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी लोगों से, यानी कि जो एमपीज है उनसे क्या करना रहता है कि दोनों हाउस का, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, दोनों हाउसेस से क्या करना रहता है, 2/3 मेजोरिटी से क्या करना रहता है, उसको पास करवाना रहता है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, तब वो बिल पास होता है और तब जाके कानून में कुछ चेंज हो सकता है, संविधान में कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। और इन सब के बीच में अंपायर का रोल कौन करता है, जुडिशियरी सिस्टम करता है, जिसमें कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है, अगर पावर का जो डिवीजन है उसमें किसी तरह का कोई झोल होता है, किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको सॉल्व कौन करता है, जुडिशियरी करता है। जुडिशियरी किसके हिसाब से काम करता है, वो काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग देखते हैं कि इंडिया, ये जो इंडिया है और ये जो बाकी कंट्री हैं उसमें क्या होता है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म एंड दीज आर नॉट सफिशिएंट। बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए कि फेडरलिज्म कैसे काम करता है, लेकिन सिर्फ यही है जो मतलब कि यही सिर्फ काफ़ी नहीं इसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि लोगों में जो यहाँ के लीडर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको समझ होना चाहिए, साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी क्या होना चाहिए, लोगों का डिजायरेबल होना चाहिए कि इस देश को क्या होना चाहिए, फेडरल बनाए रखें, ठीक है ना।
आया समझ में आपको? ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं कि देखते हैं द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। बोलते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, पहले बात आते हैं कि भाषा के आधार पे अलग अलग स्टेट जो हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिंदी बोलने वाले का अलग स्टेट बना दिए, तमिल बोलने वाले का अलग स्टेट बना दिए, तेलुगु बोलने वाले का अलग स्टेट बना दिए और मलयालम बोलने वाले का अलग स्टेट बना दिए, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट है यानी कि लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट का क्रिएशन होता है उसको बनाना, उसको टेस्ट करना इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चैलेंज था और उस समय में सबसे मेन चैलेंज था, ठीक है ना। अब बताते हैं कि द पॉलिटिकल मैप इंडिया व्हेन इट बिगन इट्स जर्नी एज 1947 एंड दैट ऑफ 2019 you will surprised by the extent of changes. Many older states have vanished and many new states have been created. Areas boundary name of state has been changed. बोलते हैं कि जब आज़ादी हो रहा था देश का 1947 में और 2019 का, दोनों के अगर मैप को देखते हैं तो उसमें बहुत सारा आपको चेंजेस आएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टेट को हटाया गया है और बहुत सारा स्टेट का नया क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। यानी उसका जो बाउंड्री है, उसका जो एरिया है, उसमें क्या किया गया है कि बहुत सारा चेंजेस हुआ है, ठीक है ना। ये किस लिए चेंज हुआ है? ताकि कंट्री को, जो कंट्री है उसमें जो स्टेट्स का जो डिवीजन हो रहा है उसमें क्या हो कि लिंग्विस्टिक के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे क्या होना चाहिए कि डिवीजन हो, ठीक है ना। और ताकि कोशिश किया जाए कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही जगह पे रहे, उससे क्या होगा कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बताते हैं आपको 1947 द बाउंड्री ऑफ द सेवरल ओल्डर स्टेट ऑफ इंडिया वेर चेंज्ड इन द ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। जैसा कि आपको बताया कि ऐसा कोशिश किया जाता है कि जो लोग एक ही जैसा लैंग्वेज बोलते हैं उसको एक ही स्टेट में रखा जाए ताकि उससे दिक्कत ना हो, गवर्न करने में आसान हो, ठीक है ना, कंट्री को चलाने में आसान हो, ठीक है। और ये सेम चीज़ लिखा हुआ है कि इससे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि अगर एक ही तरह के भाषा के लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो उस स्टेट को चलाना, उसके विषय में काम करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। A second test for the इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब क्या होता है, लैंग्वेज के लिए पॉलिसी बनाना है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि क्या होता है कि अभी भारत में ना लगभग 22 लैंग्वेज है हिंदी के अलावा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग उसको क्या रखते हैं कि लैंग्वेज के शेड्यूल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? लैंग्वेज के शेड्यूल में रखते हैं। यानी ऐसे 22 भाषाओं को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में, ऑफिस के रूप में यूज कर सकता है, ठीक है ना। आपको बताते हैं तो हम लोग ये सबसे पहले तो बोलते हैं कि अगर देखिए हिंदी भी बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में, ठीक है। हम लोग को लगता है कि हिंदी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि 40% इंडियन ही क्या बोलता है, हिंदी बोलता है। बाकी जो 60% इंडियन है वो क्या होता है, बाकी अदर लैंग्वेज बोलता है, ठीक है ना। तो हमारा जो इंडिया है उसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग करार नहीं दिए हैं। यानी कि इंडिया है वो जो हिंदी है वो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि टोटल 22 लैंग्वेज है पूरे इंडिया में, ठीक है। मतलब बहुत सारा भाषा है, लेकिन 22 लैंग्वेज को क्या हम लोग करते हैं, एक ऐसे शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। और इस 22 के 22 भाषाओं में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में किसी तरह का काम होता है तो इन 22 भाषाओं का यूज किया जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि श्रीलंका में क्या चल रहा था। ये जो पूरा लाइन है वो बताता है कि श्रीलंका में क्या चल रहा था कि लैंग्वेज के हिसाब से क्या किया जा रहा था कि अलग अलग स्टेट का मांग किया जा रहा था कि ठीक है, तुम्हारा जो तुम लोग बोल रहे हो ना उससे हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। दिक्कत ये हो रहा है कि जो तमिल वाले लोग क्या कर रहे हैं कि अलग स्टेट का मांग कर रहे हैं और सिन्हालन पीपल क्या कर रहे थे, अलग स्टेट का मांग कर रहे थे। इसके कारण क्या हो रहा था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इरेडिकेटेड हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। इस वजह से क्या जा रहा था कि इंडिया के लोग, इंडिया के जो समझ लिए कि जो लीडर्स थे उस समय में, आज़ादी के समय में, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हिंदी को हम लोग एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या रहेंगे, एज अ ऑफिस में वो यूज होगा, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग नेशनल लैंग्वेज के रूप में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं तो जो बाकी लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, जो तमिल बोलते हैं या फिर जो मलयालम बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं या और जो लैंग्वेज बोलते हैं उनको क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना। और इसीलिए हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। आगे बताते हैं आपको कि ऑल दिस चेंजेस सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 this period saw the regional political party and in many states of the country this began of coalition era and coalition government at the sense the center no longer single party। बोलता ये है ना कि ये जो अलग अलग गवर्नमेंट क्या करने लगा कि अपने अपने हिसाब से मांग करने लगा, ठीक है ना। सॉरी, एक सेकंड, ये जो लाइन है ये यहाँ पे ख़त्म होता है, मैनी क्रिटिक्स, चलिए ठीक है।
ये ठीक है। हाँ, यहाँ से हमको ये अलग ये टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक क्या होता है? सेंटर और स्टेट रिलीजन से होता है कि आपको हम ये बताते हैं कि पावर शेयरिंग के दौरान, यानी जो पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को छीन के पावर किसको दिया जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन होता है वो बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। और दोनों के बीच में क्या होता है कि एक अच्छा से समन्वय बनाना चाहिए और क्या होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, जब एक बार पार्टी बन जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल उसके पास रहे, ठीक है ना। इसके कारण क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी देश में, जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत मजबूत होगा, ठीक है ना, तो और एक ही पार्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। मान लीजिए कि एक ही पार्टी है जो बहुत मजबूत, जैसे बीजेपी का एग्जांपल लेते हैं। बीजेपी का क्या है कि सेंटर में भी गवर्नमेंट है और बाकी सारे स्टेट में लगभग स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में बीजेपी क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसके पास रहे? उसी के पास रहे, ठीक है ना। वो पावर को शेयर नहीं करना चाहता है, ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहता है और ना तो और जैसे और पार्टी उसके बीच में शेयर करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये बोला जाता है कि अगर स्टेट और सेंटर का रिलेशन अच्छा बनाना है तो क्या होता है, तो क्या हमको करना चाहिए कि जो सिंगल जो पार्टी सिस्टम होता है कंट्री में, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो रीजनल पार्टी है उसको हम लोग क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। और अगर एक ही पार्टी सेंटर में भी रहा और अलग अलग स्टेट में रहा तो उसके कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो राइट्स होता है उसका वायलेशन होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग होता है उसमें दिक्कत होता है, ठीक है। आगे बताते हैं कि 1990 के बाद क्या होने लगा। पहले क्या था, जैसे कांग्रेस जो था वो क्या था? मेन पार्टी था, उसके सामने कोई था ही नहीं, ठीक है ना। समझ लिए कि वो ज़्यादातर अपना गवर्नमेंट सब स्टेट में बनाया हुआ था और क्या होता, सेंटर में भी हो जाया था। उसी कारण क्या होता था कि जो गवर्नमेंट में कांग्रेस की तरफ से जो बैठता था वो क्या चाहता था कि सारा का सारा पावर किसके पास रहे? उसी के पास रहे, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए एक कार्टून है जिसमें क्या है कि इंदिरा गांधी क्या है, ये स्टेट का पावर बांट रही हैं और क्या करे, सब लाइन लगा के खड़ा है भिखारी की तरह कि थोड़ा सा पावर हमको दे, थोड़ा सा पावर हमको दीजिए। और सारा का सारा पावर कौन रखा हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट रखा हुआ। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसके हिसाब से दर्शाया गया है इसमें? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हिसाब से, ठीक है। अब बताते हैं आपको कि 1990 के बाद क्या होने लगा कि छोटे छोटे स्टेट में, सॉरी छोटे छोटे क्या मतलब क्या, स्टेट में क्या होने लगा कि अलग अलग रीजनल पार्टी मतलब रीजन का पार्टी, सिर्फ और सिर्फ रीजन का पार्टी। जैसे मान लीजिए बिहार में आरजेडी है, जेडीयू है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, जैसे पंजाब में अकाली दल है। तो ये सब जो पार्टी है वो क्या है? उस स्टेट का पार्टी है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे रीजनल पार्टी का इमर्ज होने लगा, रीजनल पार्टी लाइट में आने लगा, तो क्या होने लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होने लगा कि एमपी का कमी होने लगा, ठीक है ना। और तब जाके क्या होने लगा कि कोलिएशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होने लगा। कोलिएशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन का सरकार, ठीक है, जिसमें अलग अलग पार्टी क्या आगे क्या करता है कि जब मान लीजिए कि कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी को नहीं क्रॉस कर पाया तो अलग अलग पार्टी के एक साथ आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं। जिसके कारण क्या होने लगा कि पावर डिवीजन का और पावर शेयरिंग का जो प्रॉब्लम था वो कहीं हद तक सॉल्व हुआ, ठीक है ना। इसके कारण क्या हुआ कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हुआ कि एक तरह का मजबूरी हो गया कि वो पावर किसको दे? वो पावर दे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो पावर नहीं देगा तो सपोर्ट खींच लेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है? सरकार भी गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये टोटल 22 लैंग्वेज है, ठीक है। ये टोटल 22 लैंग्वेज जो कि पूरे इंडिया में बोला जाता है, जिसको हम लोग शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। जिसमें क्या है? असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, मराठी, नेपाली, उड़िया। और टोटल कितना है ये, उसका परसेंटेज है कि कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बताते हैं आपको कि बताते हैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो पावर हम लोग, समझेगा ध्यान से, जो पावर हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से खींच के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सारा पावर है, ठीक है, अगर उसको हम छीन के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल पावर है उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? हम उसको मैनेज करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी एक ही के पास पावर पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड ना रहे, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। आप समझिएगा, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसका इफेक्टिव वे क्या होना चाहिए, और इसको डेमोक्रेसी को, इसको जो मजबूत कैसे बनाए रखना है उसको हमको देखना है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड अ रेगुलर इलेक्शन एट लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब मान लीजिए कि ऐसा होने लगा ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बार जीत गया, मान लीजिए बीजेपी एक बार जीत गया, अब बोल दे कि अब से इलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक मेरा मन रहेगा, जब तक हम सरकार में रहेंगे, जब तक मन नहीं रहेगा, जब तक हम सरकार में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो पावर
शेयरिंग का कोई मतलब नहीं होता है इसका, ठीक है ना। नहीं तो फिर जो गवर्नमेंट एक बार जीता वो उधर बना हुआ ही है, ठीक है ना। वो समझ लिया कि सिंगल पार्टी सिस्टम जैसा हो जाएगा, वो हटा ही नहीं, तो हटेगा नहीं तो लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं होगा, फिर अच्छा गवर्नमेंट चुनाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये बोलने का मतलब है कि सबसे पहले तो समझिएगा कि डेमोक्रेसी को इफेक्टिव वे में चलाने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी कि संविधान के हिसाब से रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि समय समय पे, जैसे कि एक फिक्स टेन्योर पे क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया में इलेक्शन का जो टाइम हो कितना है, 5 साल है, ठीक है ना। तो 5 साल पे क्या होना चाहिए कि 5 साल पे, हर 5 साल पे इलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सीट रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। अब इसमें जो क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जीक्यूशन है, और ये जो समझ लिया कि जुडिशियरी लेजिस्लेचर है, इसमें क्या होना चाहिए, जो जुडिशियरी नहीं बोल रहे हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होना चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, यानी कि एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, इसमें क्या होना चाहिए कि सीट रिजर्व होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो समाज के मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको भी अधिकार प्राप्त हो कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन आर रिजर्व फॉर द वुमेन, ठीक है ना। अब कम से कम 1/3 सीट, ठीक है ना, 1/3 सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व होना चाहिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि ये सब थियोरिटिकल हैं, प्रैक्टिकल कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, पर फिर भी जो है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कि इलेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसका पावर किसको दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट का पावर किसको दिया गया, पंचायत को या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। किसको दिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया, ठीक है ना। तो अब ये जो अब हर एक स्टेट में क्या एक कमीशन बैठाना चाहिए, एक कमीशन को सेटअप किया जाना चाहिए, जिसका नाम क्या होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और वो क्या करेगा, समय समय पे पंचायत का और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है उसको क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा, उसको करवाएगा, उसको सब काम वही करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर मोर पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट एंड नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब बताते हैं कि क्या करना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो क्या करे, जो लोकल बॉडी जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या जो पंचायत हो गया, उसके साथ अपना पावर शेयर करे, ठीक है ना। और पावर शेयरिंग जो है वो क्या होना चाहिए कि स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, जो ग्रामीण जो लोकल गवर्नमेंट है, गाँव वाला जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज के नाम से जानते हैं। और जो शहरी वाला उसको हम किसके नाम से जानते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है कि सरपंच होता है, मुखिया होता है, वार्ड होता है, यही सब क्या होता है, यही सब बॉडीज के क्या होते हैं कि चीफ होते हैं, ठीक है ना। आगे बताते हैं कि ये जो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन होगा उसमें क्या होना चाहिए कि एक फिक्स टेन्योर पे ये भी इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि एक बार इलेक्शन हो गया तो फिर 10 साल के लिए बैठे हुए, ठीक है ना। जो टाइम जो फिक्स किया गया है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इलेक्शन होते रहना चाहिए, ठीक है। और जितने भी मेल वोटर्स हैं, जो एडल्ट मेल वोटर हैं, उनका वोट लेना चाहिए, उनका आधार कार्ड बनवाना, जो उनका जो वोटर ID कार्ड है वो बनवाना चाहिए, ताकि वो क्या कर सकें, फुल्ली फ्रीली वोट कर सकें आसानी से, ठीक है ना। आगे बताते हैं कि आगे बताते हैं आपको कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, देखते हैं पहले, समझिएगा। जो लोकल बॉडी है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, जिसमें ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। तो क्या होता है कि ढेर सारा ग्राम मिलकर क्या बनाता है, ग्राम पंचायत बनाता है। और फिर पंचायत मिलकर क्या बनाता है, पंचायत समिति बनाता है। और पंचायत समिति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि मेंबर्स बैठते हैं और वो क्या बनाते हैं कि समिति मंडल बनाते, क्या बनते हैं, पंचायत समिति या फिर मंडल बनाते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में ये सब का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, और इसका नाम क्या होता है, जिला परिषद होता है। आगे बताते हैं आपको। उसी तरह से सेम चीज़ होता है किसमें, शहरों में, जिसका नाम क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इसका हेड कौन होता है, मेयर होता है, ठीक है। जो ग्रामीण वाला क्षेत्र होता है, ग्राम पंचायत, उसका हेड कौन होता है, जिला परिषद। और इसका कौन होता है, जो शहरी वाला होता है उसका कौन होता है, मेयर होता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि अभी इंडिया में लगभग 36 लाख क्या है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो किसमें काम करते हैं, वो पंचायत में एज अ लीडर के रूप में, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एज अ वार्ड हो गया, मेयर हो गया, ये सब में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। और जो इंडिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होल्ड करने वाला कंट्री है, ठीक है ना। जो मतलब कि
एक तो समझिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंडिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे दुनिया का, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि जो इलेक्शन है उसको अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि क्या हो कि लोगों के बीच में फुल्ली और फुल्ली इलेक्शन हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हुआ है चैप्टर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं इसमें कुछ बचा हुआ तो नहीं है, इसमें नहीं अब कुछ बचा हुआ है। चलिए ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग इसका सेकंड चैप्टर लाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि आपका जो ये 10th का जो एग्ज़ाम हो वो उसमें क्या हो कि आपका अच्छा से तैयारी हो, ठीक है ना। धन्यवाद।